गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुकुल साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं 12th क्लास बायोलॉजी की क्लास, जिसमें हम पहली यूनिट आवृत बीजी पादपों में जनन की विधियाँ, जिसमें हम चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर एक उसका अपन माने तो एक लास्ट वीडियो यदि अगर अपन देखें तो लास्ट वीडियो तक हमने एक बीजांड की संरचना के अंतर्गत परागण, निषेचन, भ्रूणपोष एवं भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया जो है उनको अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को देखा है। उसके अंदर द्विबीजपत्री भ्रूण के साथ साथ एक बीजपत्री भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भी बिल्कुल सेम ही होगी, लेकिन उनके अंदर केवल एक डिफरेंट होगा, तो वो हमने वहाँ पर नोट करा दिया था कि एक बीजपत्री पादपों के भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान जो प्रांकुर कोशिका होती है वह बीजपत्र के पार्श्व रूप में उपस्थित होती है, जबकि द्विबीजपत्री भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान प्रांकुर कोशिका जो होगी वो दोनों बीजपत्रों के बिल्कुल मध्य में शीर्ष पर उपस्थित होगी। ठीक है, इस प्रकार वहाँ पर हमने कंप्लीट रूप में एक आवृत बीजी पादपों के अंदर भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया को हमने वहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। हम जानते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होने वाला जो युग्मनज है वही युग्मनज आगे जाकर के भ्रूण के रूप में परिवर्तित होता है, और यही भ्रूण आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएगा? बीज के रूप में निर्मित हो जाता है। अर्थात भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया को यदि अगर हम देखें तो यह भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया कौन सी संरचना के अंतर्गत संपादित हो रही है? बीजांड के अंदर यह सभी प्रकार की प्रक्रियाएं जो है वो संपादित हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले बीजांड की संरचना का अध्ययन किया था। बीजांड की संरचना के अध्ययन करने के साथ उसमें 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक युक्त भ्रूणकोश एम्ब्रायो से एक मादा युग्मक उद्भिद उपस्थित थी, जिसके अंदर एक अंड कोशिका मादा युग्मक के रूप में उपस्थित है। परागण की प्रक्रिया के फलस्वरूप परागकण जो है वो पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच चुके थे। उसके बाद में निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन आवृत बीजी पादपों के अंदर दोहरे निषेचन की प्रक्रिया को देखा गया, जिसमें 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हुई। पहला निषेचन जिसमें एक नर युग्मक दूसरे मादा युग्मक के साथ या अंड कोशिका के साथ संलयित होकर के द्विगुणित कोशिका के रूप में युग्मनज का निर्माण करता है, और दूसरे निषेचन की प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका जो द्विगुणित कोशिका होती है उसके साथ संलयित होकर के त्रिगुणित कोशिका के रूप में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। युग्मनज परिवर्धित होकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएगा? भ्रूण के रूप में निर्मित हो जाता है, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है वो परिवर्तित होकर के भ्रूणपोष के रूप में निर्मित हो जाता है। इस प्रकार से दोहरे निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण एवं भ्रूणपोष जैसी संरचनाएं जो है वो विकसित होती है। अब भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया के पश्चात यदि अगर हम एक छोटा सा टॉपिक और आपके पास में रह गया था, तो उसकी जो जानकारी है वो हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं, जिससे आपके पास में क्या है, कंप्लीट जो तीसरा लेसन है वो आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया के पश्चात अगला जो टॉपिक आपके पास में आता है वो आता है बीज का परिवर्धन। बीज का परिवर्धन, ठीक है, ये वही चैप्टर है, चैप्टर 3 हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है ना, जिसका ये लास्ट पार्ट होगा बीज का परिवर्धन। हम जान रहे हैं कि पुष्प के जायांग वाले भाग के अंदर उपस्थित रहने वाली अंडाशय के अंदर उपस्थित रहने वाला जो बीजांड है वही आगे जाकर के किसके रूप में परिवर्तित होता है? बीज के रूप में परिवर्तित होता है। तो अंडाशय के अंदर उपस्थित रहने वाला जो बीजांड है यही बीजांड किसके रूप में निर्मित होता है? बीज के रूप में निर्मित होता है। ठीक है, अब इस बीजांड के अंतर्गत सम्मिलित होने वाली संरचनाएं जो है वो ही आगे जाकर के किसका निर्माण करती है? बीज की संरचना का निर्माण करती है।
जैसे यदि अगर अपन बीजांड के अंदर बीजांड अध्यावरण की बात करें तो बीजांड अध्यावरण, यह बीजांड अध्यावरण आगे जाकर के जब बीजांड से बीज का निर्माण होगा तो बीजांड अध्यावरण जो है वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, बीज चोल के रूप में यह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, बीजांड अध्यावरण भी यहाँ पर दो प्रकार का था। यदि अगर बीजांड का बाह्य अध्यावरण है तो यह बाह्य अध्यावरण बीज का बाह्य चोल बनाएगा, बीज की बाह्य चोल बनाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, टेस्टा कहेंगे। जिसे क्या कहा जाएगा, टेस्टा कहा जाएगा। बीजांड का अंतः अध्यावरण, बीजांड का अंतः अध्यावरण किसका निर्माण करेगा, टेगमेन का निर्माण करेगा। अंतः अध्यावरण जो है वो किसका निर्माण कर देगा, टेगमेन का निर्माण कर देगा। मतलब बीज के बीजांड अध्यावरण से बीज की चोल का निर्माण हो जाएगा। बीज की चोल में बाह्य अध्यावरण से बाहर की ओर टेस्टा बनेगा और अंतः अध्यावरण से अंदर की ओर क्या बनेगा, टेगमेन बनेगा। ठीक है, बीजांड का यदि अगर बीजांड व्रंत देखें, बीजांड का बीजांड व्रंत, यह बीजांड व्रंत बीज व्रंत के रूप में यह परिवर्तित हो जाएगा, बीज के एक पतले व्रंत के रूप में यह निर्मित हो जाएगा। इसी प्रकार से बीजांड के अंदर उपस्थित रहने वाली संरचना जैसे नाभिका, बीजांड द्वार को यदि अगर हम देखें, बीजांड द्वार या फिर रेफे वाला जो भाग है उसे यदि अगर हम देखें तो ये संरचनाएं जो है इनमें सामान्यतः कुछ परिवर्तन नहीं होता है, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बीजांड की संरचनाएं जो हैं वो बीज की इस प्रकार की संरचनाओं के रूप में क्या हो जाएगी, निर्मित हो जाएगी। ठीक है ना। उपस्थित रहने वाला जो आपके पास में बीजांड काय है, बीजांड काय, यह बीजांड काय आगे जाकर के किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, भ्रूण कोश के रूप में यह कार्य करने लगता है, भ्रूण कोश के रूप में यह कार्य करने लगता है। और यहाँ पर कुछ पादप आपके पास में ऐसे होते हैं, जैसे कौन, नोट कर लीजिए आप, यहाँ पर नोट है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण ये नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है, जिन्हें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला नोट है, कुछ पादप जैसे काली मिर्च, कुछ पादप जैसे काली मिर्च में बीजांड काय का बचा हुआ भाग भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है, पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है, जिसे परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म कहा जाता है। ठीक है ना। तो कुछ पादप जैसे किसके अंदर आप देख सकते हो, काली मिर्च के अंदर आप इस प्रकार की संरचना को देख सकते हो। ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, बीजांड काय का कुछ भाग, बचा हुआ भाग जो है वो भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है। और इस पतली झिल्ली युक्त संरचना को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, परिभ्रूणपोष कहा जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से सेकंड नोट के रूप में यदि अगर आप नोट करो तो सेकंड नोट के रूप में हम कह सकते हैं कि कुछ
कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर एक आवरण मिलता है जिसे एरिल कहा जाता है। जिसे एरिल कहा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लीची, ठीक है ना। और लीची में जो खाने वाला जो भाग होता है, इसका खाने वाला भाग, इसके खाने वाला भाग सामान्यतः कौन सा होता है? एरिल ही होता है, ठीक है ना। सामान्यतः खाने वाला जो भाग होता है वह क्या होता है? एरिल होता है, ठीक है ना। जो एक प्रकार की कौन सी संरचना होती है? मासल संरचना होती है। एक प्रकार की कैसी संरचना होती है? मासल संरचना होती है, ठीक है। तो ये आपके पास में दूसरे नंबर का नोट है, जिसके अंदर बीजांड के चारों ओर क्या मिलता है? एक आवरण मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? एरिल कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो सकता है इसका? लीची हो सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर के नोट के रूप में यदि अगर अपन देखें तो यूफोर्बिएसी कुल के पादप, यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर सफेद रंग की संरचना पाई जाती है। सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे केरेनकल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? केरेनकल कहा जाता है, ठीक है। यूफोर्बिएसी कुल के पादप एग्जाम्पल के तौर पर आप किसके अंदर देख सकते हो? अरंड के अंदर आप इस प्रकार की संरचना को देख सकते हो। क्या होगा? यूफोर्बिएसी कुल के पादपों के अंदर क्या होता है? बीजांड द्वार वाला जो सिरा होता है, देखो पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है। जैसे ये बीजांड द्वार वाला छोर, है, तो यहाँ पर एक सफेद रंग की संरचना, यहाँ पर क्या होगी? एक सफेद रंग की संरचना, मासल संरचना, सफेद रंग की संरचना यहाँ पर पाई जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है? केरेनकल कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास में क्या है? इम्पोर्टेंट्स नोट्स है, जो किसके अंतर्गत निर्मित होते हैं? जब बीजांड से कौन सी संरचना निर्मित होती है? बीज वाली संरचना निर्मित होती है, ठीक है ना। सामान्यतः हम जानते हैं कि परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान, बीज के परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान बीज का परिवर्धन जो है वो कौन से वाले भाग द्वारा होगा? बीजांड वाले भाग द्वारा होगा। जब बीजांड वाले भाग द्वारा बीज का परिवर्धन होगा तो बीजांड की संरचना के अंदर उपस्थित रहने वाले उसके भाग जो है वो बीज की संरचना के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले जो भाग होंगे उसके अंदर ये परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे बीजांड अध्यावरण जो है वह बीजांड अध्यावरण बीज के बाहर की ओर एक आवरण के रूप में निर्मित हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? बीज चोल कहेंगे। बीजांड अध्यावरण दो अध्यावरणों से घिरा हुआ था, एक बाह्य अध्यावरण और दूसरा अंत अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण जो है वो आगे जाकर के बाह्य अध्यावरण बीज की बाह्य चोल का यहाँ पर निर्माण करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? टेस्टा कहेंगे। अंत अध्यावरण जो है वो बीज की अंतः चोल का निर्माण करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे?
टेगमेन कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बीजांड का बीजांड वृंत वाला जो भाग है वो बीज के एक पतले वृंतनुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बीज वृंत कहेंगे। नाभिका बीजांड द्वार एवं रेफे वाला जो भाग होता है वह उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात बीज निर्माण के साथ ये संरचनाएं जो है किसी भी प्रकार की संरचना के रूप में निर्मित नहीं होती है। बीजांडकाय जो है वो मुख्य रूप से किसके रूप में कार्य करता है, भ्रूणपोष के रूप में। बीजांडकाय का अधिकांश भाग जो है वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूणपोष के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब बीजांड से बीज की ये संरचना विकसित होती है तो कुछ अतिरिक्त संरचनाएं भी हमको यहाँ पर दिखाई देती है जब बीजांड से बीज का निर्माण होना होता है। कौन कौन सी संरचनाएं अपन को दिखाई दे सकती है, तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं, जिसमें पहला नोट्स है कि कुछ पादप, जैसे यदि अगर अपन काली मिर्च की बात करें सॉरी, काली मिर्च में बीजांडकाय जो है, इस बीजांडकाय का बचा हुआ भाग भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर एक आवरण मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है, एरिल कहा जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा लीची। लीची का जो मांसल खाने वाला जो भाग होता है वह उसका कौन सा भाग होता है, एरिल वाला भाग होता है। इसी प्रकार से हम यूफोर्बिएसी कुल की यदि अगर हम बात करें तो यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर एक सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, केरनकल कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, केरनकल कहा जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपके पास में हो जाएगा अरंड। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नोट और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चौथे नंबर का नोट हो जाएगा आपके पास में, इनको आप नोट कर लीजिए। चौथे नंबर का नोट हो जाएगा, कुछ पादपों में, कुछ एक बीजपत्री पादपों में, कुछ एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार पर एक प्लग, जो प्लग होता है, लाइट का जो प्लग होता है, एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे ओपरकुलम कहा जाता है, जिसे ओपरकुलम कहा जाता है, जिसे कहा जाता है, ओपरकुलम कहा जाता है। ठीक है ना, ओपरकुलम, ओपरकुलम। ठीक है, तो बीजांड द्वार पर कुछ एक बीजपत्री पादपों की यदि अगर हम बात करें तो वहाँ पर बीजांड द्वार पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, ओपरकुलम कहा जाता है। तो ये कुछ आपके पास में क्या है, इम्पोर्टेंट नोट है, जिन्हें आप नोट कर लीजिए। पहला नोट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इनमें से कोई भी एक नोट से संबंधित जो है वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एरिल क्या होता है, तो आप एरिल को बता सकते हो कि कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर एक आवरण मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है, एरिल कहा जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा उसका लीची। आपसे पूछा जा सकता है परिभ्रूणपोष क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि काली मिर्च में बीजांडकाय का बचा हुआ भाग भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, परिभ्रूणपोष कहा जाता है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है केरनकल क्या है, केरनकल, तो
तो केरनकल यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर एक सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? केरनकल कहा जाता है। इसी प्रकार से ओपर्कुलम आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? ओपर्कुलम कहा जाता है। ठीक है, तो यह है आपके पास में बीज का परिवर्धन। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक नोट और आपके पास में है और क्वेश्चन के रूप में भी आपके पास में हो सकता है, या क्वेश्चन के रूप में भी ये आपके पास में हो सकता है कि भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं? बीज कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज, ठीक है। अभ्रूणपोषी बीज कैसा होगा? अभ्रूणपोषी बीज मतलब वे बीज जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है अथवा बीज निर्माण के साथ पूरे भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी द्विबीजपत्री बीज होते हैं, द्विबीजपत्री बीज वो सब किस प्रकार के बीज होते हैं? अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, ठीक है ना। अभ्रूणपोषी मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब नाम से ही हम जान सकते हैं कि इन बीजों के अंदर भ्रूणपोष जो है वो अनुपस्थित होगा, ठीक है ना। मतलब जब बीज का निर्माण होगा तो बीज के निर्माण के साथ जो भ्रूणपोष उपस्थित है उस बीज के द्वारा पूरे भ्रूणपोष का यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा? उपयोग कर लिया जाएगा और पूरी संरचना जो है वो किसके रूप में निर्मित हो जाएगी? बीज के रूप में निर्मित हो जाएगी। तो इन्हें हम कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज। इसी प्रकार से सेकंड नंबर का होगा भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज भ्रूणपोषी बीज तो वे बीज, नाम से पता चल जाएगा, वे बीज जिनमें क्या उपस्थित होता है? भ्रूणपोष उपस्थित होता है अथवा
बीज निर्माण के साथ संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता है। संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता है। कौन से बीज कहलाएंगे? भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा, जितने भी एक बीजपत्री बीज होते हैं, एक बीजपत्री बीज, वो सब किस श्रेणी में सम्मिलित होंगे? भ्रूणपोषी बीजों की ये श्रेणी में सम्मिलित होंगे। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और आपके पास में यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि किस प्रकार बीज की भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा अभ्रूणपोषी बीज, जिसमें भ्रूणपोष क्या होगा? अनुपस्थित होगा, अर्थात बीज के द्वारा पूरे भ्रूणपोष का क्या कर लिया जाएगा? उपयोग कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा द्विबीजपत्री बीज। सेकंड हो जाएगा भ्रूणपोषी बीज, जिसमें क्या उपस्थित होगा? भ्रूणपोष उपस्थित होगा, अर्थात बीज निर्माण के साथ पूरे भ्रूणपोष का यहाँ पर उपयोग नहीं किया जाएगा, भ्रूणपोष यहाँ पर शेष रहेगा। तो ऐसे बीजों का अपन क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी बीज कहेंगे। किसके अंदर देख सकते हैं? एक बीजपत्री बीजों के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके पास में अगला नोट। बीज निर्माण की प्रक्रिया के पश्चात अब हम यहाँ पर फल के परिवर्धन की प्रक्रिया को देख रहे हैं। फल का विकास, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि जायांग के अंडाशय वाले भाग से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। जायांग का अंडाशय वाला जो भाग है वह किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। ठीक है, फल जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो फल जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले सत्य फल या वास्तविक फल, और दूसरे आभासी फल या कूट फल। ठीक है ना। सत्य फल या वास्तविक फल क्या होंगे? वे फल जिनका निर्माण अंडाशय वाले भाग से होता है, अंडाशय वाले भाग से होता है। कौन से फल कहलाते हैं? सत्य या वास्तविक फल कहलाते हैं। यदि अगर अंडाशय वाले भाग से फल का परिवर्तन हो तो उन्हें किस प्रकार का फल कहा जाएगा? सत्य या वास्तविक फल कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आम हो जाएगा, जामुन हो जाएंगे, बेर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है फल वो किस प्रकार के फल हैं? सत्य या वास्तविक फल है। सेकेंड है आभासी फल। तो आभासी फल वे फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय वाले भाग के अतिरिक्त अन्य किसी अतिरिक्त भाग जैसे पुष्पासन से होता है, तो इससे आभासी फल कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। ठीक है ना। तो वे फल जिनका निर्माण
पुष्प के अंडाशय वाले भाग से न होकर, अपन यहाँ पर इसको लैंग्वेज को सही कर देते हैं, न होकर अन्य किसी अतिरिक्त भाग जैसे पुष्पासन थैलेमस वाला जो भाग है उससे यदि अगर होता है तो ऐसे फल को हम क्या कहेंगे, आवासीय फल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास में हो जाएगा सेब, अनानास, ठीक है ना। ये किस प्रकार के फल होंगे, आवासीय या कूट फल होंगे, ठीक है ना। कभी कभी फलों का निर्माण जो है वो बिना निषेचन की प्रक्रिया के डायरेक्ट सीधे ही जो जयांग की जो कोशिका है, जैसे बीजांड की जो कोशिका है, द्विगुणित कोशिका या अगुणित कोशिका होती है, उनसे भी डायरेक्ट किसका निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। अंडाशय की जो कोशिकाएं होती है, जयांग वाला जो भाग होता है, उनकी किसी भी कोशिकाओं से सीधे किसका परिवर्तन हो जाता है, फल का परिवर्तन हो जाता है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि कभी कभी बिना निषेचन के भी किसका परिवर्तन हो जाता है, फल का परिवर्तन हो जाता है। यहीं पर देख लीजिए, कभी कभी अंडाशय में बिना निषेचन के भी किसका परिवर्तन हो जाता है, फल का परिवर्तन हो जाता है। इन्हें अनिषेक फल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। अर्थात अंडाशय में बिना निषेचन के किसका निर्माण हो जाएगा, फल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार के फल को हम क्या कहेंगे, अनिषेक फल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर केला, अंगूर वगैरह जो है, केला, अंगूर, ठीक है ना। तो ये जो फल है ये अनिषेचित फल होते हैं, बिना निषेचन के ही ये किसके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, फल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे फलों को क्या कहा जाता है, अनिषेक फल कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। तो ये आज आपके पास में जो है वो कंप्लीट चैप्टर 3 होता है, जिसमें हमने परागण, निषेचन, भ्रूणपोष एवं भ्रूण परिवर्तन की प्रक्रियाएं जो है उनका हमने अध्ययन किया है। आज के वीडियो के अंदर हमने एक तो बीज के परिवर्तन की प्रक्रिया को देखा है, कुछ नोट हमने वहाँ पर देखे हैं, साथ ही साथ भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार को देखा है, फल के परिवर्तन की प्रक्रिया को देखा है, और फल के प्रकार हमने यहाँ पर देखे हैं कि किस किस प्रकार के फल यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये अपने पास में कंप्लीट जो है वो तीसरा लेसन आपके पास में कंप्लीट हो चुका है। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है उसे आप हमें बताइए, हम उसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।